Hello student, today we are going to start our class 10th mathematics first chapter that is real number। तो बेटा अगर मैं बात करूं इस रियल नंबर की तो ये टोटल इसमें बोर्ड का जो वेटेज दिया गया है वो 6 मार्क्स का दिया गया है। इस चैप्टर में पहले तो बहुत सारी चीजें थी, जब तक सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया तब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसको तो इस बार कट कर दिया गया है हमारे सिलेबस में से। इस बार हमें केवल इस रियल नंबर में 3 चीजें पढ़नी है, यानी अगर हम वो 3 चीजें परफेक्ट कर लेते हैं तो हमारे 6 मार्क्स कंफर्म हो गए, 6 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। उन 3 चीजों में है क्या क्या चीज? जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है इर्रेशनलिटी। दूसरी जो कंसेप्ट है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम का। तीसरा जो है वो है रेशनल नंबर का। यानी 3 चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम ये 3 चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 6 नंबर हमारे कंफर्म हो गए, मतलब 6 नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले। और हमारी सीरीज ही क्रैश कोर्स की चल रही है तो हमारा मेन फोकस किस पे है? हमारे जो भी इम्पोर्टेंट से टॉपिक है उस चैप्टर के उसी के ऊपर है। तो सबसे पहली जो बात आई है इर्रेशनलिटी। इर्रेशनलिटी के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इर्रेशनलिटी के अंदर बेटा हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप वो कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा 4 मार्क्स वाला 4 मार्क्स का, और एक है 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं और एक आता है 2 मार्क्स वाला। अब 4 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चंस होते हैं और 2 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो अभी हम उनके बारे में बात करेंगे पर्टिकुलरली और उनको कंसीडर करेंगे आगे। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रूव दैट √2 √3 √5 √6 √7 √8 इज अ इर्रेशनल नंबर, या यहाँ पे कोई वेरिएबल भी आ सकता है √a या √p, कुछ भी आ सकता है कि प्रूव दैट ये क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर्स। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि केवल एक नंबर दिया गया और उसको इर्रेशनल प्रूफ कराने को बोल दिया गया तो तुम्हें कौन से मार्क्स के किससे रिलेट करेगा, किस सेक्शन से? 4 मार्क्स वाले सेक्शन से। यानी उस क्वेश्चन ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे इनका जो वेटेज होने वाला है वो होने वाला है 4 मार्क्स का। तो पहले हम इसको इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से इसको आगे कंसीडर करना है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन ले लिया, इसमें ऐसे ही कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन हमने क्या ले लिया है कि हमें प्रूफ कराना है कि √2 कैसा नंबर है? इर्रेशनल। और जब भी हमें किसी नंबर को इर्रेशनलिटी प्रूफ करानी होती है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज लिया जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कौन सा मेथड होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि अगर तुम्हें इसको इर्रेशनल प्रूफ कराना है, अच्छा नंबर को जब कैटेगरीज से डिफाइन किया गया तो नंबर हमारे 2 कैटेगरीज निकली इनकी, एक तो निकली रेशनल नंबर और दूसरी निकली इर्रेशनल नंबर। या तो नंबर रेशनल होगा या नंबर इर्रेशनल होगा। अब ये कैसे पहचानते हैं कि नंबर रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा? इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या रेशनल नंबर होते हैं, क्या इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ये सारा कुछ आपको वहां मिल जाएगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम समझी गए। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि अगर इसको इर्रेशनल प्रूफ कराना है तो पहले हम इसको क्या मान लेंगे कि ये नंबर क्या है हमारा? रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लिया है बेटा कि जो √2 है वो हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर √2 हमारा रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर, ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है कि वेयर P and Q बोथ आर को-प्राइम्स। ये दोनों ही नंबर कैसे नंबर्स हैं हमारे? को-प्राइम्स हैं। अब कंफ्यूजन आ गई सर कि ये सर को-प्राइम्स क्या होता है? तो पहले बेटा इस को-प्राइम्स को ही हम समझते हैं कि को-प्राइम्स होता क्या है। को-प्राइम हमेशा हमसे पेयर में पूछे जाते हैं। को-प्राइम नंबर हमसे किस में पूछे जाएंगे बेटा? पेयर्स में। जैसे हम एक एग्जांपल लेके कंसीडर कर रहे हैं, हमने लिया 2 और 3, हमसे पूछा गया क्या ये पेयर को-प्राइम है? तो समझो कैसे, कौन से पेयर को-प्राइम होते हैं और कौन से पेयर को-प्राइम नहीं होते।
तो बेटा पहले टू के फैक्टर्स लिखे। टू किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में और खुद की टेबल में, 2 की टेबल में। 3 के फैक्टर्स 1 और 3। कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1। और कॉमन फैक्टर अगर 1 है और वो भी कौन सा? 1, तो वो पेयर को प्राइम है। 1 के अलावा और कोई पेयर कॉमन फैक्टर में आ रहा है तो वो पेयर को प्राइम नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया 2, 4। 2 के फैक्टर 1, 2। 4 के फैक्टर 1, 2 और 4। कॉमन फैक्टर 2 हो गए, एक 1 हो गया और एक 2 हो गया। तो ये वाला पेयर कोप्राइम नहीं है, ये वाला पेयर हमारा कोप्राइम है। यानी कोप्राइम होने के लिए क्या कंडीशन मिली है कि एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी कौन सा? 1। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो पेयर कोप्राइम नहीं है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि √2 को हमने किसकी फॉर्म में लिख लिया है? P/Q। P/Q की फॉर्म में क्यों लिख लिया? क्योंकि हमने क्या मान लिया है कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। लेट हमने कर लिया है, एज्यूम कर लिया है कि √2 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q बोथ आर को-प्राइम्स। P और Q दोनों ही हमारे कैसे नंबर्स हैं? को-प्राइम नंबर्स हैं। अब बेटा हमें करना क्या होगा? हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? स्ट्रेटेजी ये होने वाली है कि हम P और Q को, अभी हमने क्या माना है कि वो को-प्राइम्स हैं, और हम ये प्रूफ करा देंगे कि P और Q को-प्राइम्स नहीं है। और जब वो को-प्राइम्स नहीं है तो फिर वो रेशनल भी नहीं होंगे, और जब वो रेशनल नहीं होंगे तो फिर वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो बस हमारा काम ये है कि हम इस P और Q को को-प्राइम नहीं दिखाना है कि ये दोनों ही नंबर्स को-प्राइम नहीं है। अब को-प्राइम नहीं है तो इस P को और Q को दोनों को किसी सेम नंबर से डिवाइड कराना होगा। अब डिवाइड कराने का आगे का जो इसका अगला स्टेप है, उस अगले स्टेप में हमें कुछ नहीं करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया √2Q बराबर P। दिस इंप्लाइज, यहां से Q की वैल्यू निकाल ली तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? P/√2। यहां तक का स्टेप समझ में आया कि पहले रेशनल मान लिया, और रेशनल मान लिया तो P/Q की फॉर्म में रख दिया। P/Q की फॉर्म में रखा तो ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, वेयर P एंड Q बोथ आर को-प्राइम्स। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और Q की वैल्यू निकाल ली। Q की वैल्यू क्या निकल के आ गई? P/√2। अगला स्टेप जो है उसमें हमें क्या करना होगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें इस √2 को हटाना होगा। हम P को डिवाइड करा देंगे 2 से, और जब P को 2 से डिवाइड करा दिया फिर हम एक काम और करेंगे कि Q को भी 2 से डिवाइड करा देंगे। P और Q दोनों को ही 2 से डिवाइड करा देंगे तो फिर ये पेयर को-प्राइम नहीं रहेगा, और जब ये को-प्राइम नहीं होगा तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा, और रेशनल नंबर नहीं होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? हमारा इर्रेशनल नंबर। यानी अब हमें इस रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा? स्क्वायरिंग। रूट कैसे हटता है बेटा? स्क्वायरिंग करके। तो हमने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स हमने इस पे स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो बेटा LHS में भी स्क्वायर होगा और RHS में भी स्क्वायर होगा। तो जब हम LHS में स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या कंडीशन बनेगी हमारी। कंडीशन बनेगी LHS में क्या है? Q। तो Q का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? Q² इज इक्वल टू P का स्क्वायर किया तो क्या बन गया? P² अपॉन √2 का स्क्वायर किया तो क्या बन गया? 2। अच्छा बेटा ये हमने पढ़ रखा है कि √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये कंडीशन बनती है √2 इंटू √2। तो √2 2 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो ये इसलिए जब सेम नंबर का स्क्वायर करते हैं और वो रूट में है तो रूट हट जाता है। और क्यों हट जाता है वो भी बता दिया। √2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो रूट का रूट 2 2 4, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, इसलिए रूट हट जाता है। ठीक, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके बेस को भी डिवाइड करता है। तो हम लिखेंगे हेयर P² is divisible by 2, divisible by 2. This implies P is also divisible by 2, also divisible by 2. P भी हमारा किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम है 1.3 पहले ही चैप्टर की तीसरी थ्योरम है। वो ये कहती है कि अगर किसी स्क्वायर को, किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसके बेस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब बेटा हमने क्या मिल गया कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। और जब P को मैंने 2 से डिवाइड किया, लेट से हमने मान लिया कि वो 8 टाइम्स डिवाइड हो गया। ये हमने माना है लेट से, क्योंकि वो डिविजिबल तो है ही, तो किसी एक होल नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैंने P को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया? 8 टाइम्स डिवाइड हो गया। ये हमने माना है लेट से, केवल हमने माना है और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहां से P की वैल्यू निकाली।
ये जो स्क्वायरिंग की थी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। पी की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से 2a। तो ये जो पी की वैल्यू हमारी निकल के आई है इसको हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन में रख दी बेटा इस पी की वैल्यू, पहली इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन क्या कह रही है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है 2a, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। 2 से ये काटा कितनी बार कट गया 2 बार। क्या कंडीशन बनी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज अगर मैं a स्क्वायर की वैल्यू निकालूं यहां से 2 यहां मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर जाके किसमें चला गया, डिवाइड में। देखो हमारा काम पूरा हो चुका है। हमने p स्क्वायर को p को भी 2 से डिवाइड करा दिया और q स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड करा दिया, यानी p और q यहाँ दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये पेयर को प्राइम नहीं रहा, और जब ये को प्राइम नहीं रहा तो बेटा ये क्या कर गया, हमारे जो हमने एजम्पशन करी थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, जो हमने फैक्ट माना था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। अब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सोचा था, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत साबित हो गया। अब जब वो गलत साबित हो गया तो वो रेशनल नहीं है, क्या होगा, इर्रेशनल। अब इसके आगे की कहानी तो मैं बस इतनी सी लिखनी है कि हेयर P and Q both are divisible by 2. This contradict the fact. ये हमारे फैक्ट को क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। अब जब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, दिस देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो गई, गलत साबित हो गई। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। दिस इंप्लाइज √2 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सॉरी, क्योंकि रेशनल तो हमने माना ही था। जब वो गलत हो गया तो फिर वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। हो गया बेटा। अगर हम ये इतना कर जाते हैं तो हमारे 4 नंबर परफेक्ट हो गए। और करना भी कुछ नहीं है, स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को याद रखना है बहुत तरीके से। कुछ नहीं, पहला स्टेप क्या है, लेट √2, अगर √2 है तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो इसको p अपॉन q की फॉर्म में रख सकते हैं। और बेयर p एंड q बोथ आर कैसे हो गए, को प्राइम्स। ये भी मैंने समझाया अभी को प्राइम्स क्या होते हैं। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके q की वैल्यू निकाल ली। q की वैल्यू क्या आ गई, p अपॉन √2। अगले स्टेप में स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि हमें यहाँ से √2 को हटाना है। तो हमने जब स्क्वायरिंग करी तो ये कंडीशन बनी, हेयर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो जब मैंने p को 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, 8 टाइम्स। ये हमने मान लिया है लेट से। तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2a। ये जो p की वैल्यू 2a निकल के आई है ये मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पे मुझे ये आगे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ निकल के आ गया कि क्यू स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो गया। जब क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी डिवाइड होगा। p और q जब दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो कोप्राइम नहीं रहे। तो हमने लिखा हेयर p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 2। अब ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हो रहे हैं तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। इसने क्या कर दिया, ये जो रिजल्ट निकल के आया इसने हमारे कॉन्ट्राडिक्शन को गलत साबित कर दिया, यानी दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज अ इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, ठीक है। अब बेटा यही √2 की जगह अगर क्वेश्चन √5 का कर देता, कुछ नहीं चेंज होने वाला था, बस नंबर चेंज हो जाते। जैसे यहाँ √5 हो जाता, यहाँ भी 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 √5 हो जाता, यहाँ क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो अब यहाँ जो 2 लिखा है हमने वहां हम क्या लिख देते, 5 लिख देते, ठीक है। यहाँ भी 5 लिख देते तो यहाँ से क्या निकल के आ जाता, 5a हो जाता। तो फिर यहाँ 5 रख देते हैं हम। यहाँ भी 2 की जगह क्या रहता, 5। यहाँ 4 की जगह क्या आ जाता बेटा, 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता, और इस 2 की जगह 5 आ जाता। ये कैंसिल आउट होने पे यहाँ क्या मिल जाता, 5a स्क्वायर। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालता तो यहाँ अपॉन में 5 आ जाता। बस चेंज कुछ नहीं हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या, बस जहां 2 था वहां क्या आ गया, 5 आ गया। बाकी पूरे स्टेप सेम वैसे ही रहे, यानी स्टेप्स चेंज होने वाले नहीं है, स्टेप सेम वही रहेंगे, बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ अगर वेरिएबल दे दिया गया, कोई वेरिएबल √5 की जगह तो मैं √p को इरेशनल प्रूफ कराने को आ गया तो यहाँ √p लिख दोगे। फिर यहाँ p अपॉन क्यू नहीं लोगे, फिर तुम यहाँ क्या लोगे, a अपॉन
बी, क्योंकि पी तो यहाँ पहले ही ले चुके हो, पी बार बार ले लोगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पी आ गया तो ए अपॉन बी ले लो, ए आ गया तो पी अपॉन क्यू ले लो, कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हो और आगे सॉल्व करोगे, यही सारी कंडीशन निकल के आएंगी। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला टाइप समझ में आया 4 मार्क्स वाला। अब हम इसके बाद 2 मार्क्स वाले टाइप पे आ रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तब तक पॉज, तब तक तो अभी हमने बेटा अभी तक हमने 4 मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया कि किस टाइप से उस क्वेश्चंस को प्रूफ कराया जा सकता है। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो आप पीछे वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा 2 मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट किस तरीके का आएगा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और उनको सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो सारी चीजें। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि प्रूव दैट 2 plus root 3 is a irrational number। और जहां तुम्हें एक चीज पहले से ही गिवन होगी, where root 3 is a irrational number। ठीक है, तो बेटा 2 मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अब यहाँ 2 की जगह 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है कि तुम्हें ये प्रूफ कराना होगा कि इन दोनों को जोड़ने पे इर्रेशनल आ रहा है और तुम्हें ये गिवन है कि रूट 3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। अच्छा, ये क्लास 9 में हमने पढ़ा था, जब हमने रेशनल इर्रेशनल नंबर के बारे में स्टार्टिंग करी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम रेशनल नंबर में कोई इर्रेशनल नंबर जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, इर्रेशनल आता है। किसी रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर से माइनस करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। तो बेटा उसी को हमें सॉल्व करना है और उसी को अच्छे से सीखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो वही तरीका वही है जमसम वाला, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वाला, कि हम यहाँ भी क्या मान लेंगे कि लेट 2 plus root 3 is a rational number। क्या मान लिया हमने, वही वाला कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं कि लेट 2 plus root 3 is a rational number। 2 plus root 3 हमारा कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी दिस इम्प्लाइज 2 plus root 3 is equal to P अपॉन Q। और यहाँ बेटा 2 चीजें लिखनी जरूरी होती हैं। अब हम यहाँ 2 चीजें वो क्या क्या लिखते हैं। पहली चीज लिखते हैं कि वेयर P and Q both are integers and co-primes। P and Q हमारे इंटीजर्स भी होंगे और को प्राइम्स भी होंगे। अच्छा, 4 मार्क्स वाले में हम ये नहीं लिखते थे कि वो इंटीजर्स होंगे, वहां हम केवल क्या लिखते थे कि वो क्या है, को प्राइम्स होंगे। अगर आप वहां इंटीजर्स लिख दो तो गलत वो भी नहीं है। लेकिन ये जो 2 मार्क्स वाला आएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये दोनों वर्ड लिखने बहुत जरूरी है कि वो इंटीजर्स भी हैं और वो दोनों पेयर क्या है, को प्राइम भी हैं। अगला स्टेप सेम वैसा ही होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करते, यहाँ केवल 2 को इक्वल टू के इधर ले आएंगे। तो हम क्या करते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 2। ये 2 इधर प्लस में था ना, इक्वल टू के इधर आया, किसमें चला गया, माइनस में। अच्छा, अब बेटा यही हमें इसी स्टेप को समझना है बहुत अच्छे से। हमने क्या बोला था कि P एंड Q कैसे हैं, इंटीजर्स। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, जैसे ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ये 0 है, ये -1, ये -2 एंड सो ऑन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ये 1, ये 2 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जो ये जितने भी नंबर लाइंस पे आते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के अगर मैं टाइप की बात करूं तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इधर वाले ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और ये जो 0 है ये हमारा 0 इंटीजर भी बोलते हैं इसको, और कुछ नन इंटीजर भी बोलते हैं। तो ये 0 इंटीजर भी हो सकता है और नन इंटीजर भी हो सकता है। यानी इंटीजर्स के हमें कितने टाइप मिले, 3 टाइप। इंटीजर कोई सा भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, सारे ही इंटीजर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर। तो बेटा ये P एंड Q रेशनल नंबर है क्योंकि हमने इंटीजर है तो ये रेशनल होंगे, और 2 भी हमारा इंटीजर है, 2 नंबर लाइन पे आता है ना भाई, तो ये भी कैसा हो गया, इंटीजर।
अब ये इंटीजर और इंटीजर जोड़ने या घटाने पे क्या मिलेगा हमें, इंटीजर ही मिलेगा। और इंटीजर कैसे होंगे, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर हो गया। और √3 हमें कैसा गिवन है, इर्रेशनल। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। जब आपस में ये बराबर नहीं होंगे तो ये हमारे फैक्ट को क्या कर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट। और जैसे ही ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये नंबर हमारा रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इर्रेशनल। अब हम यहाँ लिखेंगे कैसे, अब देखो आगे की कहानी क्या होने वाली है। तो आगे की कहानी में हम ये लिखेंगे कि हेयर P and Q are integers and 2 is also integer। 2 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। दिस implies P upon Q minus 2 gives क्या देगा, ये हमें इंटीजर ही देगा, gives integer and all integers are, क्या पढ़ रखा है हमने, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं भाई, रेशनल नंबर होते हैं। और जब ये रेशनल नंबर होते हैं तो जो P अपॉन Q माइनस 2 ये हमें क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। तो हेयर, अब ये हेयर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रेशनल नंबर इज never be equal to, रेशनल नंबर इज नेवर बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। इसने हमारे फैक्ट को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। जब ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो अवर देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये जो हमारी अजम्पशन थी ये क्या साबित हो गई, गलत साबित हो गई। तो दिस इम्प्लाइज 2 प्लस √3 इज अ, हमने रेशनल माना था, अब क्या हो जाएगा ये, इर्रेशनल, इज अ इर्रेशनल नंबर। आया समझ में, फिर से समझ लो इसको, फिर से समझते हैं कि हमें ये प्रूफ कराने को बोला है कि 2 प्लस √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, वेयर √3 इज अ इर्रेशनल। √3 हमें पहले से ही इर्रेशनल दे दिया है। तो जब भी इर्रेशनलिटी का क्वेश्चन आता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एक्टिवेट हो जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को एक्टिवेट किया और हमने क्या लिखा, लेट 2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड को प्राइम्स, तो इंटीजर्स भी हैं और को प्राइम भी हैं। अगला स्टेप क्या होता है कि जो हमारा इंटीजर है उसको इक्वल टू के इधर ले आना। तो 2 को हम इक्वल टू के इधर ले आए तो ये क्या हो गया, P अपॉन Q माइनस 2। 3 को √3 को इधर ही रहने दिया। अब बेटा हमने एक बात लिखी थी कि P एंड Q क्या है हमारे इंटीजर्स, और 2 भी कैसा है, इंटीजर। और इंटीजर ऑलवेज गिव्स रेशनल नंबर। तो हमने लिखा here P and Q are integer and 2 is also integer. This implies P upon Q minus 2 gives integer and all integers are rational number. Rational number is never be equal to, ये रेशनल नंबर आएगा और ये इर्रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कभी भी आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। तो रेशनल नंबर इज नेवर बी इक्वल टू इर्रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। 2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। बेटा 2 मार्क्स में आ रहा है तो 2 मार्क्स में हमें थोड़ी सी चीजें करनी पड़ी। वो 4 मार्क्स वाला आया था तो उसमें हमने बहुत सारा कुछ किया था। तो पॉज करें। तो अभी हमने रेशनलिटी वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, मतलब एक चीज हमने पढ़ ली है। और अगर वो 4 मार्क्स में आती है तो 4 नंबर हमारे परफेक्ट हैं, और 2 मार्क्स में आ जाए तो 2 नंबर हमारे परफेक्ट हैं। अब हम एलसीएम एंड एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट भी देखते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले इस एलसीएम एंड एचसीएफ में कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो हम पहले फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब हम ये सारी चीजों का एक्सप्लेन कर लेंगे, इन तीनों चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके जो हमारी पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी बनेगी वीडियो, उसमें हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अभी हम केवल रेशनिटी के तो हमने कॉन्सेप्ट भी बात कर लिया, क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर ली। एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ लेते हैं और इसकी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बात करेंगे उसके बारे में, फिर रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एचसीएफ, दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो
HCF की फुल फॉर्म बचपन से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF फैक्टर होता है और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा मल्टीपल और फैक्टर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने 8 लिया, मैंने इसके फैक्टर्स की बात करी है, तो ये जो 8 है वो किस किस की टेबल में आता है ये बताना होगा। और मैं मल्टीपल की बात करूं तो 8 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो बताने होंगे। ठीक है, अब मुझे जैसे ही मैंने ये दो बातें पढ़ी, फैक्टर और मल्टीपल, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं जब भी किसी 2 नंबर या 3 नंबर का HCF निकालूंगा तो HCF उन नंबर से कैसी आएगी, छोटी आएगी। और LCM निकालूंगा तो वो उन नंबर से कैसी आएगी, बड़ी। बड़ी क्यों आएगी, क्योंकि मल्टीपल है। और ये छोटी क्यों आएगी, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर है हमारा, इसलिए छोटी आएगी। और फैक्टर, जैसे मैं 8 के फैक्टर लिख रहा हूं तो 1 2 4 8 फैक्टर्स इस नंबर के बराबर होते हैं या फिर इससे छोटे होते हैं। मल्टीपल इसके बराबर होंगे या इससे बड़े होंगे। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, आगे की बात करते हैं। जो इसके अंदर कुछ फॉर्मूले लगते हैं, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to LCM of that two number into HCF of that two number। अब इन फॉर्मूलों को मैं वेरीफाई भी करता हुआ चल रहा हूं साथ के साथ कि 2 नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो LCM उन दोनों नंबर्स के, LCM और HCF के प्रोडक्ट के कैसा होगा, बराबर। तो मैं चेक कर लेता हूं। मैं पहले एक एग्जांपल ले लिया, मैंने एग्जांपल लिया, नंबर्स ले लिए 8 और 12 ले लिया। क्या ले लिए, नंबर्स 8 और 12। अगर मैं इनका LCM निकाल रहा हूं तो LCM निकालना तो हमें आता ही है ना। 8 और 12 का हमने LCM निकाला, 2 से किया 4, ये 6, 2 से फिर जा रहा है 2 की टेबल में 2, ये 3, फिर 2 से चल रहा है ये 1, और ये 3, फिर 3 से चला तो 1 और 1, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। LCM क्या निकल के आ गया, 24। HCF निकालने के लिए छोटे नंबर को बाहर रखते हैं, बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8, माइनस किया कितना बचा 4, फिर ये 8 आ गया, 4 2 जा 8, खत्म हो गया। यानी HCF क्या निकल के आया हमारा, 4। ठीक है, LCM आया है 24 और HCF क्या निकल के आया है, 4। अब इन्हीं दोनों को मैं इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर रहा हूं, क्या ये फॉर्मूला रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स कौन कौन से थे, 8 और 12, तो 12 इंटू 8 बराबर LCM ऑफ दैट 2 नंबर, LCM क्या आया हमारा, 24, इंटू HCF ऑफ दैट 2 नंबर, HCF क्या आया हमारा, 4। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर आएगा। 12 8 जा कितना होता है, 96, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। देखो LHS बराबर RHS आई, यानी ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आगे की बात देखते हैं। और दूसरा फॉर्मूला भी है। कभी कभी हमसे क्या दे दिए गए होते हैं, 2 नंबर दे दिए गए होते हैं, उनका LCM दे दिया गया होता है, और हमसे क्या पूछ लेता है क्वेश्चन, HCF पता करके बताओ। अब अगर नंबर छोटे छोटे हैं तो हम डायरेक्ट उनका HCF निकाल लेंगे, और नंबर बड़े बड़े हैं तो हमें HCF निकालने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए फॉर्मूला लगाया जा सकता है। फॉर्मूला क्या लगाया जा सकता है कि अगर मुझे HCF निकालना है, HCF ऑफ 2 नंबर निकालना है, तो इसके साथ जो LCM लगा हुआ है उसको इक्वल टू के उधर कर दें। अगर मैं इसको इक्वल टू के उधर भेज दूं तो मेरा HCF निकल के आ जाएगा। तो HCF निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला क्या मिल गया कि HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन, ये LCM इक्वल टू के उधर गया था, डिवाइड में चला गया, LCM ऑफ दैट 2 नंबर। कोई दिक्कत? वेरीफाई भी करते हैं, वेरीफाई भी करेंगे। तो HCF निकालना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नंबर क्या थे बेटा हमारे, 8 और 12, तो 12 इंटू 8 अपॉन LCM क्या आया है बेटा, 24, तो 24 से डिवाइड कर दिया। 12 की टेबल में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 की टेबल में कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और देखो HCF भी हमारा क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। वेरीफाई भी हो गया।
क्लियर हो गई बात। अब बेटा ये तो बात हो गई एचसीएफ निकालने की। कभी कभी क्वेश्चन एलसीएम निकालने का पूछ लेता है, एचसीएफ दे दिया, दो नंबर्स दे दिए और हमसे उसका एलसीएम पूछ लिया। तो सेम इसी फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम निकालने के लिए इस एचसीएफ को हटाना होगा। एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू को उधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। यानी हमें तीसरा फॉर्मूला भी मिल गया कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, LCM of two number is equal to product of two number upon HCF of two number। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को किससे डिवाइड कर दिया बेटा हमने, HCF ऑफ टू नंबर को से डिवाइड कर दिया। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, LCM ऑफ टू नंबर। अच्छा, इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर लेते हैं जो भाई हमने सीखा अभी उससे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 12 इंटू 8 अपॉन HCF क्या आया है हमारा 4, 4 से डिवाइड किया 2 बार, 12 दूनी कितने हो गए 24, और 24 ही हमारा क्या था LCM। ये 3 फॉर्मूले क्लियर हुए। चौथा फॉर्मूला एक और है। कभी कभी क्वेश्चन हमसे ये बोल देता है कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ये है, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर पता करके बताओ। तो बेटा अदर नंबर का जो फॉर्मूला हो जाता है, अदर नंबर का फॉर्मूला हो जाता है एलसीएम इंटू एच, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन गिवन नंबर। बस बेटा एक छोटा सा इतना सा फॉर्मूला और है अदर नंबर पता करने का। अगर तुम इसको अप्लाई करना चाहते हो इसी एग्जांपल पे तो अप्लाई भी कर सकते हो। देखो एलसीएम क्या आया था हमारा 24 इंटू एचसीएफ क्या आया था 4। दो नंबर्स थे हमारे 8 और 12, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ 12 मान लिया कि गिवन नंबर हमें 12 है, तो 12 से इसको काटा तो 2 बार, तो 4 दूनी कितना आ गया 8, अदर नंबर हमें मिल गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ बस इतने से ही फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से रिमाइंडर बचते हैं, कुछ लार्जेस्ट नंबर, कुछ स्मॉलेस्ट नंबर, इनका कोई कॉन्सेप्ट आता है वो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें करेंगे। अभी एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। इसके आगे की वीडियो हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।